हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद साद। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान टीम के बारे में कि क्या ऐसी रीजंस हैं जो कि इतनी लो परफॉर्मेंसेस आई हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। पर ये सब एज क्रिकेट फैंस होगा, ना कि एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल न्यूज़ में बहुत से एक्सपर्ट्स हमारे बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं कि जी ये रीज़न है या ये रीज़न है। तो मेरे ख्याल से हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में है। ओवरऑल 2011 से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की है और मैंने बहुत से कैप्टन्स को देखा है। मिसबाह-उल हक, एम एस धोनी, ब्रेंडन मैकलम, बहुत से कैप्टन्स को मैंने बहुत नोटिस किया है इस चीज़ में। और आई एम रियली सॉरी बाबर आजम फैंस के लिए भी, और मैं खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाबर आजम का। तो ओवरऑल 2021 के बाद से अब तक उनकी कैप्टनसी में कोई भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई उस तरह से। मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ बाबर आजम का कि मैंने अपना इंस्टा का जो हैंडल है वो भी 56 नंबर लिखा हुआ है। बट जो रियलिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स हम लोगों ने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखी बाबर आजम की कैप्टनसी में। 2021 का जो इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच था हमारा, वो हम इंडिया से जीते, उसके बाद से लेके अब तक कोई ऐसे चेंजेस क्रंच मोमेंट्स पे जब आके आपने बॉलिंग चेंजेस करने होते हैं, फील्ड चेंज करनी होती है, या आपने एज अ बैट्समैन आप अंदर गए हो, आप कैप्टन हो टीम के, आपने स्टेप लेना होता है, आपने अपनी टीम के लिए थोड़ा सा इम्प्रूव करना होता है अपना स्ट्राइक रेट को, अपनी गेम को। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई बाबर आजम के ओवरऑल ये लास्ट 4 से 5 सालों में। और ओवरऑल जितना भी हम लोगों ने नोटिस किया है वो यही है कि जो टीम प्लान दिया जाता है या जो टीम मीटिंग्स होती हैं उसमें जो भी एक बात की होती है, जो प्लानिंग दी गई होती है, बाबर आजम उसी को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जो क्रंच मोमेंट्स होते हैं, जो क्रूशल मोमेंट्स में आपने बॉलिंग चेंजेस करने होते हैं, आपने जो अपने मेन स्ट्राइक बॉलर्स को लेके आना होता है, बाबर आजम वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं उस चीज़ में। वो उस तरह से नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम का एज ए बैट्समैन कोई भी मैच नहीं। ऑब्वियसली आप विराट कोहली से उनको कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली एक बहुत नेक्स्ट लेवल के बैट्समैन है, बट ओवरऑल हमारे इरा में बाबर आजम जैसा प्लेयर और स्पेशली पाकिस्तानी टीम में होना ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक हमारी ब्लेसिंग है। मेरे ख्याल से जो कैप्टनसी है वो डोमेस्टिक उसमें जाके बाबर आजम इम्प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट सीजन्स खेलें और उसमें एज ए कैप्टन खेलें। नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो अपना रिदम भी गेन कर लेंगे और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं वो एज कैप्टन भी। मेरे ख्याल से जो दूसरा एक मेन रीज़न काउंट किया जा रहा है, न्यूज़ में भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो यही है कि टीम में ग्रुपिंग हुई है और ओवरऑल बाबर ग्रुप है और एक शाहीन ग्रुप है। और उसकी मेन वजह भी यही है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था ओडीआई का, उसके बाद जब बाबर आजम ने कैप्टनसी से रिज़ाइन किया था तो शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई फॉर्मेट का वाइट बॉल का कैप्टन बनाया गया था। और उसके एक सीरीज़ के बाद शाहीन शाह अफरीदी को सीरीज़ हारते हैं और पीसीबी डिसाइड करता है कि उनको सैक करना है कैप्टनसी से और साथ ही बाबर आजम को दोबारा से एज कैप्टन लेके आना। पीसीबी ने एक यूनाइटेड टीम को एक दूसरे के सामने खड़ा करके रख दिया है। हमने कई कैंप के मैचेस देखे हैं, हमने 2021 या 22 में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूनिटी देखी टीम में। हार रही थी या जीत रही थी, परफॉर्मेंसेस जैसी भी थी, अप्स एंड डाउन्स हर टीम के साथ होते हैं, बट इनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा थी। पीएसएल में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखे हैं इनके जो अच्छे मोमेंट्स थे, फ्रेंडशिप वाले मोमेंट्स थे। मेरा ख्याल है कि जब बाबर आजम ने कैप्टनसी से रिज़ाइन किया था तो पीसीबी को चाहिए था कि शाहीन को ही रहने देते, चाहे वो एक सीरीज़ हारे हैं या दो हारे हैं, उनको टाइम देते। बाबर आजम ने 4-5 साल में कैप्टनसी की है और उसमें भी वो ओवरऑल कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सके। एशिया कप्स में भी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत लो हैं और आईसीसी की भी आपके सामने ही है सारी। जब आपने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया था तो आपका यही होना चाहिए था कि आप उसको एज कैप्टन ही रहने दें और T20 वर्ल्ड कप में आप जाएँ साथ। तो सीरीज़ नहीं पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने टेस्ट हो जाना था और उसके अलावा वर्ल्ड कप भी था आपका। और मेरा ख्याल है कि एक फास्ट बॉलर जब भी कैप्टन बनता है तो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाता है। उन्होंने पीएसएल में भी बैक टू बैक ट्रॉफीज जितवाई हैं लोअर कलंदर्स को, जिनका हर साल बॉटम पे आना एक तय हो चुका हुआ था। हर साल बॉटम में आते थे वो। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बैक टू बैक आपने एक ऐसी फ्रेंचाइज के साथ ट्रॉफीज जीती हैं जो कि मेरा ख्याल बिल्कुल लूजर्स, और उनको लोग हंसते थे, उन पे बेचारे उनको कहा जाता था। ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी ने 34 मैचों में 18 मैच जीते हैं, 15 हारे हैं और एक उनका टाई हुआ है मैच, जिसमें से 2 फाइनल्स भी थे और जो बैक टू बैक उन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं। और उनकी जो विन परसेंटेज है वो भी 52.94 के करीब चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी विन परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, एक अच्छी फिगर्स हैं ये ओवरऑल। एज कैप्टन आप अगर किसी ऐसी फ्रेंचाइज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको लीड कर रहे हो, जो कि बिल्कुल 4-5 साल बिल्कुल लो रही है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल रही है। वेयर एज बाबर आजम, इन्होंने सिर्फ 33 मैचों में 12 मैच जीते हैं और 21 मैच हारे हैं। और ओवरऑल मेरा ख्याल फाइनल भी कोई भी नहीं खेल सके ये।
एक आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया पीएसएल ही है। कोई भी प्लेयर आता है आप पीएसएल की बेस पे लेके आते हो। डोमेस्टिक तो हमारा बिल्कुल ही बैठा हुआ है इस तरह से कि आप उसको पिक ही नहीं कर रहे होते किसी प्लेयर को जब तक वो पीएसएल में कोई परफॉर्म ना करे। तो अगर आपने पीएसएल की सिलेक्शन ही अपना क्राइटेरिया रखना है, फिर ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम से फिर बहुत बड़े कैप्टन हुए इस हिसाब से। बाबर आजम की एवरेज 36.36 की है और शाहीन शाह अफरीदी की 52.94 की एवरेज है। तो ये नंबर्स अगर आप मैटर करें, आप स्टैट्स देखते हैं, बार बार आप स्टैट्स का नाम लेते हैं, तो फिर अगर स्टैट्स की बात करें तो फिर शाहीन शाह अफरीदी आपका ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए कैप्टनसी के लिए। फिर एक फैक्टर आता है हमारा पीसीबी मैनेजमेंट का। लास्ट कोई 3-4 साल में 3-4 चेयरमैन जो है हमारे चेंज हो चुके हैं। कोई 2 साल के लिए टिकता है, कोई 1.5 साल के लिए, कोई आधा साल भी नहीं टिक रहा होता। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई नया चेयरमैन आता है, उन्होंने आते साथ पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, जो भी काम हो रहे होते हैं, उन्होंने बंद करने होते हैं। उसको अपना नाम करने के लिए उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाने होते हैं। जिस तरह जेपीएल हो रही थी, नजम सेठी ने आके वो बंद कर दी। उसके बाद इसी तरह से जो उनके काम थे वो ज़का अशरफ ने बंद किया आके। उसके बाद इसी तरह से आगे मोहसिन नकवी हैं। तो इसी तरह से चल रहा है हमारा। ओवरऑल जब आप किसी एक चेयरमैन को पावर ही नहीं देंगे, उसको टाइम ही नहीं देंगे कि अपना वो जो भी उनके प्लान्स हैं, उनके जो विजन है, उस हिसाब से वो चल सकें, तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंसेज आपके सामने आएंगी। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है, उसने आते साथ सिलेक्शन कमेटी चेंज करनी है, कोचिंग स्टाफ बिल्कुल नया हो जाना है और उस हिसाब से फिर नए प्लेयर्स और वो सारा कुछ। प्लेयर्स का अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास रोस्टर था ही नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल 3 या 4 प्लेयर इस तरह के थे जो चेंजेस होती रही हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। बट ओवरऑल अगर आप कोचिंग स्टाफ को देखें, हमारे कितने कोचेस बदले गए हैं। तो जब आपका बार बार कोच ही बदल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है। कभी आप डोमेस्टिक का कोच रखते हैं, कोई लोकल आप रख लेते हैं, कभी आप फॉरेनर उठा के लेके आ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब माइंडसेट की गेम आती है, नो डाउट हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको माइंडसेट अपना चेंज करना आना चाहिए कि फ़ौरन अडेप्ट करने हैं वो जो भी सिचुएशन मिल रही है उनको। बट ओवरऑल अगर आप देखें कि कंपेटिबिलिटी ही नहीं मैच कर रही होती। एक बंदा हमारा लोकल है और उससे हम लोग उसी तरह से इजी होके बात भी कर लेते हैं, उनकी हम बात सही तरीके से समझ भी जाते हैं, उनका माइंडसेट भी इतना कोई सॉरी टू से इतना कोई आगे वाला नहीं होता। अगर आप फॉरेनर को उठा के देखें, उनके कोचेज, उनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग हुई होती है और ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा काम किया होता है उन लोगों ने। और आप उनको अगर लेके आ रहे हैं तो फिर उनको टाइम भी दें। एक बंदा लेके आ रहा है फॉरेनर को, उसके बाद चंद माह बाद उठा के उसको फेंक देते हैं, जी हमने लोकल रखना है। फिर आप लोकल रखते हैं, 2 सीरीज आपकी कंप्लीट होती हैं, साथ ही आपने गैरी क्रिस्टन को बुला लिया। तो इस तरह से तो परफॉर्म नहीं किया जाएगा किसी। ओवरऑल जब भी नए कोच आएंगे, उन्होंने आके अपनी न्यू प्लानिंग्स और न्यू विजन के साथ उन्होंने टीम को लेके चलना होता है। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि जी 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद कोच ही आपका बदल रहा है, तो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने तो प्रेशराइज होना ही होना है। और जब वो प्रेशराइज सिचुएशन में वैसे ही उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करेंगे जो भी आप प्लान देंगे उनको। और उसके अलावा फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जो हम फैंस हैं। हम लोग किसी भी एक प्लेयर की एक मैच की परफॉर्मेंस उठा के देखते हैं, जैसे पीएसएल हो गया या किसी भी जगह पे उसने कोई एक मैच की परफॉर्मेंस दे दी, हम ट्रेंड चलाने शुरू कर देते हैं कि इसको टीम में लेके आओ, टीम में लेके आओ। हालांकि हम ये नहीं देखते कि उसका डोमेस्टिक में क्या उसका एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने कितने फर्स्ट क्लास खेले हैं, कितने लिस्ट मैचेस खेले हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती इस चीज़ की। उन्होंने बस ट्रेंड चलाना है कि जी ये बंदा हमें टीम में चाहिए। और आप खुद देख लें कि इस साल जब T20 वर्ल्ड कप हुआ, हमारे 4 या 5 ओपनर्स खेल रहे थे, मिडिल ऑर्डर का हमारे पास बैट्समैन कोई नहीं था। तो फिर इसी तरह से मैनेज होंगी फिर चीज़ें जब हम ट्रेंड्स चलानी शुरू कर देंगे। गौतम गंभीर ने एक बात की थी, जो फैंस हैं, इंडिया के जो फैंस हैं, वो किसी भी एक इंडिविजुअल को टीम से बड़ा समझते हैं। तो मेरा ख्याल ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल साउथ एशिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी होगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है इतना। पर हमारे इधर यही चल रहा होता है कि जी टीम जाए भाड़ में, मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो परफॉर्म कर दे। अब बाबर आजम के जो फैंस हैं, उन्होंने कहना है कि जी बाबर आजम एक कवर ड्राइव मार दे, चौका लग जाए, जी मैच हमारे पैसे वसूल, मैच जाए भाड़ में, बाबर का स्कोर हो ना हो, पाकिस्तान जीते ना जीते, हमें नहीं परवाह, बस जी वो कवर ड्राइव एक मार दे। फिर शाहीन शाह अफरीदी के जो फैंस आ जाते हैं, उनको होता है जी फर्स्ट ओवर विकेट मिल जाए और लेट स्विंग हो जाए, यॉर्कर मार दे और उसके बाद चाहे 3 छक्के खा के मैच हार जाए, वो परवाह नहीं है किसी को। तो मेरा ख्याल है कि टीम को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ओवरऑल किसी एक इंडिविजुअल की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाबर आजम का, बट मैं शाहीन शाह अफरीदी का भी फ़ैन हूँ, मैं रिजवान का भी फ़ैन हूँ। मैं ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखता हूँ कि जो हमारी एक टीम परफॉर्मेंस चल रही है, हमें पता है कि यार यहाँ पे हम लोग मैच जीते हैं, हम लोग यहाँ पे हारे हैं, ठीक है। और जिस तरह वो 119 स्कोर नहीं हम कर सके चेज़, 120 बॉल पे हम 120 स्कोर नहीं कर सके इंडिया के खिलाफ, तो मेरा ख्याल उस टाइम पे सबका दिल दुखा था। और ऑब्वियसली मैं खुद भी क्रिकेटर हूँ और जितना हमारा दिल ख़राब हुआ, सबको पता है, सब बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए थे उस चीज़ के बाद। तो
तो मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों के बाद जब इस तरह के कोई मोमेंट्स आते हैं, जब आप लोग समझते हो कि यार जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, एज अ टीम हम लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं, हमारी इतनी लो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं कि हम यूएसए जैसी टीम से हार रहे हैं जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी, जो कभी शायद क्वालिफाई भी नहीं की। ठीक है, उसके बाद हम 2022 में जिम्बाब्वे से हार गए, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हार गए। इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि अगर अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई मैच आ जाता कोई ग्रुप में, तो हम उनसे भी ये वाला मैच भी हार जाते। मेरा ख्याल है कि हमारी जो बिल्कुल इस टाइम पे हम लोग ना एज टीम बिल्कुल लो चल रहे हैं। इतनी गंदी परफॉर्मेंस ओवरऑल मैंने नहीं देखी। तो उनकी जो वजूहत हैं हमें उनको भी ठीक करना चाहिए। हमें ट्रेंड ये चलाना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तानी जो टीम है उसके लिए क्या कर सकते हैं, ना कि ये कि जी इस प्लेयर को आपने नहीं खिलाया होगा तो आप इसको खिलाएं, ये प्लेयर आपने 4 साल से 5 साल से कप्तान बनाया तो उसको हटा दें। ये चीज़ें गलत हैं। और उसके अलावा मुझे एक जो बहुत बड़ा रीज़न लगता है, जो हमारा डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल बिल्कुल ही बैठा हुआ है। बिल्कुल किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है। आपने अच्छी विकेट्स बना के देनी है उनको, अच्छे ग्राउंड्स बना के देनी है, स्टेडियम्स आपने क्या करने हैं, आपने ओवरऑल जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उसको बेहतर कैसे करना है किसी को नहीं पता। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर एक चल रहा है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो ओवरऑल अंडर 19 का एक प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, अंडर 19 क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, उसको एक मैच चाहिए जिसमें अंडर 19 में उसने परफॉर्म किया हो। उसके बाद पीएसएल में उसको कोई ना कोई टीम पिक करेगी। पीएसएल में अगर उसने परफॉर्मेंस दे दी है अच्छी, इस लेवल की दे दी है कि वो प्रोमिनेंट हो गया है, 4 विकटें, अगर बॉलर है अगर तो 3 या 4 विकटें ले गया है अच्छी इकोनॉमी के साथ, बैट्समैन है तो उसने 1 या 2 मैच में 50 कर दी है, तो जी आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो। उनकी मिसालें जो हैं, हैदर अली बहुत बड़ी मिसाल है, अंडर 19 में खेला उन्होंने और एक आधी कवर ड्राइव मारी थी तो सब लोगों ने चीखें मारनी शुरू कर दी कि जी नेक्स्ट बाबर आजम मिल गया, और पता नहीं क्या क्या ये बातें की उन्होंने। और उसके बाद पीएसएल में पिक हुआ वो, उसने 2 फिफ्टियाँ की और पाकिस्तान टीम में आ गया 2020 में। 2019 का वर्ल्ड कप था, अंडर 19 का 2020 में पीएसएल खेल गया और पाकिस्तान टीम में पिक हो गया वो। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने डेब्यू में 50 भी की, नो डाउट अच्छा प्लेयर था, बट हम लोगों ने उनको ज़ाया किया। पीसीबी को यही चाहिए था कि डोमेस्टिक का कम से कम 2-3 सीज़न खेले होते, 3-4 साल उन्होंने कम से कम लगाए होते डोमेस्टिक में। अब वो प्लेयर इस लेवल पे पहुंचा होता कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था ना वो ख़त्म हो चुका होता, इतना वो तैयार हो चुका होता एक्सपीरियंस लेके। और अब अगर मैं बॉलर्स की तरफ आऊँ तो उबैद शाह जो हैं अच्छे बॉलर हैं, अंडर 19 क्रिकेट खेल के उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हो गए वो फ़ौरन ही, और वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म भी कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान के लिए अभी वो सिलेक्ट नहीं हुए कि उस तरह की प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया का मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन उन्होंने डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बनाया हुआ अपना। और शौक नहीं होता किसी को इंडिया के बारे में बात करने का, जी उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो बहुत आगे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके हमसाए हैं या कोई भी मुल्क हो, अगर आपसे अच्छा जा रहा है किसी मामले में तो आपको मोटिवेशन लेनी चाहिए और उनको देख के सीखना चाहिए कि वो क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जो हम करके हम उनसे भी आगे निकल सकें। उनका जो अंडर 19 का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल, उसमें ये है कि आप एज अ प्लेयर अंडर 19 वर्ल्ड कप एक खेल चुके हो, उसके बाद दोबारा आप एलिजिबल ही नहीं हो कि आप अंडर 19 वर्ल्ड कप दोबारा खेल सको। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में डाल देना जिसके अंदर उनके कोई 1 साल के अंदर कोई 4 या 5 टूर्नामेंट्स आते हैं। दिलीप ट्रॉफी उसमें आती है, रणजी ट्रॉफी उसमें आती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उसमें आती है, विजय हज़ारा ट्रॉफी उसमें आती है। तो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हम लोगों ने सब ने नाम सुने होंगे। ये ओवरऑल ये आप 4-5 साल क्रिकेट खेलते हो, कम से कम 4-5 साल आप क्रिकेट खेलते हो, आपको कोई आईपीएल टीम फिर पिक करती है। आईपीएल टीम जब आपको पिक कर लेती है तो कम से कम आपको 2-3 साल उधर रगड़ा खाना पड़ता है। आईपीएल में आपको परफॉर्मेंसेज देनी पड़ती हैं। उनके पास रूस्टर बहुत बड़ा है, एक ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनके पास प्लेयर ही बहुत ज़्यादा आते हैं, बट फिर भी उनके पास एक इस लेवल की एक स्ट्रक्चर उनका इतना अच्छा बना हुआ है कि ओवरऑल वो इतना रगड़ा देते हैं प्लेयर को कि वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है। और मेरा ख्याल इनकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है स्काई जो है सूर्य कुमार यादव, ये तकरीबन मेरा ख्याल 2013 या 14 से मैंने इनको आईपीएल में खेलते हुए देखा है। ओवरऑल आईपीएल खेल खेल के कोई 5-6 साल डोमेस्टिक भी खेल रहे थे, ओवरऑल आईपीएल भी खेल रहे थे, उस 2020 में आके सिलेक्ट होते हैं, वहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। और अब आपके सामने है कि मिडिल ऑर्डर का कितना एक शानदार प्लेयर तैयार हुआ है। अब आते हैं कि हम इन सब चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जो हमारी एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर गंदा जा रहा है या हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा दें जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको, और उसके अलावा जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेट हो रही है जैसे स्कूल क्रिकेट है या कॉलेज लेवल क्रिकेट है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें। ओवरऑल जो स्कूल क्रिकेट है या कॉलेज लेवल क्रिकेट है ये हो भी रही है, ये जो चेयरमैन साहब आए हैं मोहसिन नकवी साहब,
इन्होंने आते साथ रमज़ान के अंदर इंटर कॉलेजिएट करवाया था, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बट मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर इसको इम्प्रूव मज़ीद करना चाहते हैं तो स्पॉन्सरशिप ऐड करें। जो स्पॉन्सर्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि वो इसमें मज़ीद इन्वेस्ट करें और इसको थोड़े से बड़े लेवल पर लेकर जाएँ, जिस तरह जूनियर प्रीमियर लीग थी। इस चीज़ को इम्प्रूव करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि पीसीबी मैनेजमेंट जो है वो ये चीज़ सोचे कि क्राइटेरिया रख दे। अगर आप बैट्समैन हो तो मिनिमम आपको 4000 के करीब बॉल खेलने ज़रूरी हैं एक साल के अंदर डोमेस्टिक के। और उसके बाद अगर आप बॉलर हो तो 300-400-500 ओवर आपको मिनिमम एक सीज़न में करवाने पड़ेंगे, तो ही आप एलिजिबल होगे पाकिस्तान सिलेक्शन के लिए। तो मेरा ख्याल है इससे बहुत चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। जो हमारे इंटरनेशनल के जो प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा सा सीरियस होकर हमारे डोमेस्टिक की तरफ आ सकते हैं। और जब बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं, जिस तरह बाबर आजम हो गया या कोई भी बड़ा प्लेयर है, शाहीन हो गया, रिजवान हो गया, मेरा ख्याल जब ये लोग इतने बड़े स्टार्स अगर हमारे डोमेस्टिक में खेलना शुरू करेंगे एक रेगुलर बेस पे, तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो स्पॉन्सर्स हमारे बैठे हैं, वो खुद ब खुद इंटरेस्ट लेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी पैसे की है, अगर उनको इन्वेस्ट करने के बाद उससे ज़्यादा आउटकम मिल रहा है तो वो खुद ब खुद इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक है या स्कूल क्रिकेट है। तो मेरा ख्याल है कि क्राइटेरिया रख दिया जाए तो ओवरऑल हर प्लेयर, हर इंडिविजुअल डोमेस्टिक की तरफ आएगा। और डोमेस्टिक की तरफ जब आना शुरू कर देंगे ये प्लेयर्स, ज़्यादा लोगों का उस तरफ ध्यान होना शुरू हो जाएगा, तो खुद ब खुद डोमेस्टिक का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।